कक्षा 11 के जो पाठ है आपका, उसका नाम है कि मूल राशियाँ, मापन, मेजरमेंट। तो पहले हम मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, मेजरमेंट क्या चीज़ होता है। इससे पहले साइंस जान लीजिए। साइंस जो पहले आप पढ़ चुके हो कि साइंस क्या है, सेंटिया नाम से शब्द से दिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानना। विशिष्टता के साथ में किसी चीज़ को जानने को हम साइंस बोलते हैं, ठीक है। साइंस जो होती है वो एक्चुअल में क्रमबद्ध, सुसंगठित, प्रायोगिक ज्ञान ही जो होती है वो विज्ञान कहलाती है। वी का मतलब विशिष्ट, और ज्ञान ये पढ़ ही चुके हो। विशिष्ट ज्ञान जो होता है वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बात आती है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक का मतलब होता है, फ्यूसिस से लिया गया ये सब। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति की होने वाली अन्योन्य घटनाओं का जो वर्णन करती है, उसके विषय में बताती है, उसको बोलते हैं हम फिजिक्स। फिजिक्स किससे ली गई? फ्यूसिस से, ठीक है। अब फ्यूसिस शब्द में जब एक पहली चीज आती है कि भौतिक बहुत सारी राशियां होती हैं, तो भौतिक राशियां कौन सी चीज होती हैं? तो मुख्यतः भौतिक राशियों को हम जानते हैं, जैसे लंबाई है, ठीक है, द्रव्यमान है, ताप है, ठीक है। तो ये जो राशियां होती हैं ये जो होती भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक। तो जैसे पाठ का नाम है मापन, है ना, मापन। तो मापन के अंतर्गत मेजरमेंट आता है। तो भौतिक राशि, भौतिक राशि, अब भौतिक राशियां कौन कौन सी? जैसे हम कह देते हैं लंबाई, लंबाई एक भौतिक राशि है, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गई। ताप, ताप हो गई। विद्युत धारा, ठीक है, तो विद्युत धारा, ऐसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो है ये भौतिक राशि है। अब इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी नापा जा सकता है। और वास्तव में लॉर्ड केल्विन ने कहा कि जो भौतिक राशियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन की विज्ञान होती है, जो मापन की विज्ञान होती है वो भौतिक विज्ञान होती है। अब जैसे ये लंबाई है, लंबाई को जो नापने का काम करता है वो मीटर काम करता है। क्या करता है? मीटर। अब यहाँ पे इसका जो मीटर काम करता है, मीटर, ठीक है। ये मीटर इसका राशि का मूल मात्रक इस भौतिक राशि का, ये तो आपकी फिजिकल होगी, फिजिकल, ठीक है, भौतिक राशि होगी और फिजिकल क्वांटिटी होगी, और ये आपका क्या हुआ जाके उसका मात्रक हुआ जाके, ये मात्रक हो लिया जाके, ठीक है। अब मात्रक दो चीजों के ऐसे लिया, जैसे किसी चीज को व्यक्त करना है तो इनमें दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आपका मात्रक होगा और एक आंतरिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं आंतरिक मान, आंतरिक मान। ये आंतरिक मान ये पूरा का पूरा संख्या होती है, यानी संख्यात्मक कोई दृष्टि से ये चीज होती है। अब ये इसके सामने लिखी होती है। जैसे आपने कहा 2 मीटर, 2 मीटर, तो 2 हो गया आंतरिक मान, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हुआ आंतरिक मान, ये आंतरिक मान हुआ। और ये आपका ये जो चीज हुई ये एक्चुअल में मात्रक हो गया। अब मात्रक और आंतरिक मान ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब अगर हम इसको यन से डिनोट करें और इसको यू से डिनोट करें, प्रदर्शित करें, तो ये जो होगा n व्युत्क्रमानुपाती 1/u के होगा। यानी दूसरी भाषा में इसको हम समझने की कोशिश अगर हम करें तो ये जो 2 है, अगर इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो ये जो होगी ये कम पड़ जाएगी। जैसे हम लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर में लिखे तो इसको 200 सेंटीमीटर ऐसा लिखा जा सकता है। अब 200 क्या है? ये क्वांटिटी बढ़ गई, इंक्रीजिंग हो गई, इंक्रीज हो गई, और ये आपकी कम पड़ी। यानी मात्रा जब कम होगा, मात्रा डाउन होगा,
तो इसका आंतरिक मान बढ़ जाएगा। और यही चीज अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये क्या होगा, जैसे मीटर को हम किलोमीटर में ले जाएं, किलोमीटर में लिखें, तो ये क्या होगा, ये जो होगा इसका आंतरिक मान कम हो जाएगा। यानी आंतरिक मान और मात्रक ये दोनों एक दूसरे के जो इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इस तरह से हम ये समझे कि कोई भी भौतिक राशियां तो उनको नापने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पास में कोई ना कोई मात्रक होना चाहिए, और वो मात्रक के पास में आंतरिक मान भी होना चाहिए। तो आंतरिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आपका यूनिट्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट्स, यूनिट। अगर यूनिट और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों जब मिलती हैं तब पता लगता है वो भौतिक राशियां हो जाती हैं। अब जिस भौतिक राशि के लिए कुछ ऐसी भी वैल्यूएशन होती है जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है लेकिन पता लगा कि मात्रक नहीं होता, मात्रक उसमें नहीं होता। जैसे पाई का मान आप ले लीजिए, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 होता है, इसका मात्रक नहीं है। इस जगह पे इसकी ये कांस्टेंट वैल्यूएशन होती है। ये कैसी वैल्यूएशन है, कांस्टेंट वैल्यूएशन होती है। ये साइन थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा तो ये कोई कोण है और इसके साथ में साइन का मान ले लिया गया। जैसे आप जो साइन को व्यक्त करते हैं तो लंब बटे कर्ण के रूप में व्यक्त करते हैं, सास को आधार बटे कर्ण, tan को लंब बटे आधार के रूप में। ये सारी चीजों का जब किसी कोई भी वैल्यूएशन होती है तो उसको हम जब ऊपर और नीचे वही क्वांटिटी होती है तो वो आपकी यूनिट अपने आप में खत्म हो जाती है। तो ये मात्रा जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या है, उसके आंतरिक मान पे। लेकिन आंतरिक मान जब बढ़ता है तो मात्रक कम होता है, और अगर आंतरिक मान कम होता है तो मात्रक अपने आप में बढ़ जाता है। क्लियर? अब इसके लिए हमें मूल चीजें मानी गई, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मूल चीजें मानी गई। वो कौन कौन सी मूल चीजें होती हैं? मूल चीजों में बात यह आती है कि मूल राशियां ली, तो मूल राशियों में कौन कौन सी, जैसे हम मूल राशियां, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट्स, और एक होती है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से ये जो ये मूल राशियां हो, तो मूल राशियों में कौन कौन सी आती है? जैसे आपकी लंबाई होता है, लंबाई हुई, द्रव्यमान हुई, द्रव्यमान हो गई, समय हो गया, समय हो गया। ठीक है, फिर समय के अलावा फिर क्या हुआ, आपका विद्युत धारा हो गई। चलिए, विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा हो गई, फिर प्रकाश, विद्युत धारा, फिर प्रकाश की तीव्रता होगी, क्या होगी, प्रकाश तीव्रता होगी, प्रकाश तीव्रता होगी, फिर कौन सी हुई, फिर आपकी ताप हो गया, कौन सा हो, ताप हो गया, ताप हो गया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, अभी एक कौन सा आपको बचा भाई? विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, यम के यस, ये तो हो गया आपका, विद्युत धारा भी हो गया, प्रकाश तीव्रता होगी, ताप हो गया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे कोण, कोण के लिए आपका कोण हुआ, और एक होता है घन कोण, घन कोण हो गया। ठीक है, अब जो छूटा है भी बता रहा, तो ये आपका लंबाई में, जैसे लंबाई का हमें मात्रक लेना तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। अब मीटर का ये लिखते हैं, मीटर को अगर हम लिखना है उसके मानक के रूप में, प्रदर्शित के रूप में जो किया गया वो मीटर को एम लिखा गया। द्रव्यमान को द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो केजी हो गया। ठीक है, समय का सेकंड होता है, समय का मात्रक क्या है, सेकंड होता है, तो ये यस हो गया। विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, तो ये हो गया एम्पियर, एम्पियर का ए हो गया। और प्रकाश तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, तो कैंडेला का सीडी हो गया। ठीक,
आपका ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो केल्विन हो गया। अब एक होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, वो बाकी बचा जो मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा उसकी किसमें लिया जाता है? पदार्थ की मात्रा किसमें होती है? मोल में। पदार्थ की मात्रा मोल में होती है, ठीक है। तो ये केल्विन को कैसे लिख देते हैं और मोल को यम को या लिख देते हैं, ठीक है। कोण ये रेडियन में नापा जाता है, ये किसमें होता है? रेडियन में नापा जाता है, ठीक। ये आपका आरडी हो गया, ठीक। और ये घन कोण स्टेरेडियन में हो जाता है, ठीक है, स्टेरेडियन में नापा जाता है, स्टेरेडियन में नापा जाता है। तो इस तरह से ये कौन सा हुआ जाता है? स्टेरेडियन, ये सार से हो जाता है, ठीक। अब यहीं से हम ये देखते हैं कि जो मूल राशियां हैं, ये आपकी मूल राशियां कौन कौन सी हैं? जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में एक मानक है, ठीक। लंबाई, द्रव्यमान, ये मूल मात्रकों में शामिल है। समय, विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा, कोण और घन कोण, ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल आपकी यूनिट्स है जो बाद में आती है। अब इसके अंतर्गत हम लेके आते हैं, जैसे इसको हम अगर बीमा के रूप में लिखते हैं, अब इसी के बाद में हमें बीमा समझना, इसमें यहीं से समझते चलते हैं। तो जब बीमाओं के रूप में लिखते हैं तो जो लंबाई होती है वो यल के रूप में डिनोट की जाती है, ठीक है। आपको द्रव्यमान होता है यम के रूप में डिनोट की जाती है। सेकंड को आपका टी के रूप में डिनोट की जाती है, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। एम्पियर को ए से, कैंडेला को के से लिख देते हैं, ठीक है, कैंडेला को सीडी से, सॉरी सीडी, ठीक है। हालांकि ये केल्विन को के से और मोल को यम से, इस तरह से इसको कर देते हैं। अब यहां से पद्धतियां लागू हो जाती है। मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो पद्धतियां लागू की गई, वो प्रणाली अनेक देशों में अलग अलग थी, अलग अलग प्रदेशों में, देशों में अलग अलग प्रणाली लागू की। जैसे आपके सीजीएस प्रणाली लागू की है। अब सीजीएस प्रणाली क्या चीज होती है? सीजीएस प्रणाली जो होती है आपकी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को लेके हुई, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसकी लंबाई? लंबाई का मात्रक होता है। ये हो गया ग्राम, ये ग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। और सेकंड तो आपका समय का मात्रक है ये, तो ये सेकंड हो गया, ये समय का मात्रक हो गया। इस तरह से सीजीएस पद्धति जो होती है वो आपकी जो एक है उस प्रणालियों में शामिल है सीजीएस। फिर सीजीएस के बाद में आती है आपकी एफपीएस, एफपीएस। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। इसका कौन सी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली। ये ब्रिटिश प्रणाली फुट होता है, फुट, पाउंड, ठीक है, पाउंड और ये सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, ये ब्रिटिश प्रणाली है। इसके हिसाब से इसको किया जाता है। इसके बाद में आपके यमकेश प्रणाली, यमकेश प्रणाली। तो यमकेश प्रणाली जो लेते हैं, यमकेश प्रणाली, यमकेश प्रणाली ये होगी। तो इसमें ये हो गया आपका मीटर, मीटर किसका है? लंबाई है। और ये आपका इसमें किलोग्राम, ये हो गया किलोग्राम, और ये आपका हो गया सेकेंड। इस तरह से ये यमकेश पद्धति का मात्रक होगा, ठीक है। अब मीटर में जब ये आंतरिक मान रखा जाता है, इससे पहले जैसे आपको हमने यहाँ बताया 2 मीटर, तो इसका एक अपना मतलब होता है। 2 मीटर का मतलब मीटर 2 बार इसमें शामिल है, ये लंबाई में मीटर 2 बार शामिल है। कितनी बार शामिल है? 2 बार शामिल है। अगर हम लिखे 5 मीटर, तो 5 मीटर का मतलब ये हुआ जाए कि 5 आंतरिक मान इसका हो गया, ठीक है। और मीटर हो गई लंबाई का मात्रक, यानी कोई भी लंबाई का जो मात्रक माना गया उसको हम 5 बार उसमें हम करें तो ये क्या होगा कि ये 5 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब आंकिक मान के बगैर इसका कोई काम नहीं और इसके बगैर इसका कोई काम नहीं। बात समझ रहे हो? यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और वो डिपेंडेंट किस तरह होते हैं? वो वास्तव में ये डिपेंड इस तरह से होते हैं। कैसे कि एक को अगर हम बढ़ाएंगे, आंकिक मान को बढ़ाएंगे तो क्या मात्रक क्या होगा? वो घट जाता है। मात्रक क्या होता है? वो घट जाता है, यानी छोटा मात्रक हो जाता है। अगर हम मात्रक को बड़ा निकालते हैं
तो अंतिम मान क्या होगा, छोटा हो जाता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 3 प्रणालियां विकसित की गई। वो कौन कौन सी, सीजीएस या पीएस और एमटीएस। अब एक प्रणाली और आती है इंटरनेशनल लेवल पे 1971 में जब बैठक हुई तो सारे देशों ने ये निर्णय किया कि जो हमें इन चीजों का मानक तय करना है वो सारा का सारा एक होना चाहिए। तो उन लोगों ने जो मानक तय किया तो उनको इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स यूनिट बोला गया। इंटरनेशनल डेरिवेटिव्स यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय जो होता है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी मूल मात्रकों की जो सहायता से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मूल मात्रकों की सहायता से जो बनते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब चलिए हम व्युत्पन्न मात्रक की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक को लेने के लिए हमने कहा कि जो स्वतंत्र मात्रक होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्वतंत्र मात्रक हैं, ये वाले जो हैं वो स्वतंत्र मात्रक हैं। कौन कौन से, ये वाले है ना, ये स्वतंत्र मात्रक है ना। ठीक है, अब इन मात्रकों की सहायता से जो हम बनाएंगे वो आपके क्या होंगे, डेरिवेटिव्स यूनिट होंगी। अब डेरिवेटिव्स यूनिट यानी आपका जैसे बल का मात्रक हम लेते हैं। बल क्या चीज होता है, बल एक प्रकार का धक्का है जो किसी वस्तु को या तो विस्थापित करता है या विस्थापित करने का प्रयास करता है। अब ये बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण की परिभाषा आप पढ़ चुके हो कि एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से यह बराबर हो गया आपका यम, ये हो गया ना। अब आपका यम का मात्रक क्या है, ये द्रव्यमान है। यहां से द्रव्यमान का मात्रक देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। तो ये किलोग्राम हम लिख देते हैं। अब देखिए किलोग्राम ये हो गया। ठीक है, और ये हमारा ए है त्वरण का मात्रक। अब त्वरण हमने बताया ना वेग परिवर्तन की दर। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, जैसे कि कोई गाड़ी बन गई, इसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के पश्चात इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो इसमें वेग परिवर्तन की दर यानी t समय में v से u हुआ परिवर्तन वेग में, तो एक समय में कितना हो गया, तो v माइनस u बटे t होगा, v माइनस u बटे t वेग परिवर्तन की दर। तो इसका जब हम मात्रक लिखेंगे तो वेग का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक कितना होता है, वेग बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण का वेग परिवर्तन की दर यानी समय हो गया वेग बटे समय, है ना, समय हो गया। तो वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड, और इसका कितना हो गया, सेकंड हो गया। इस तरह से ये मीटर हो जाएगा और प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये मात्रक हम इसमें रख देते उठा के, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए ये अगर हम इस तरह से लिखते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम की घात कितनी है, एक है ना। मीटर की घात कितनी है, एक है। ठीक है, सेकंड की घात कितनी है, माइनस में 2 हो जाएगी। और ये हमारा कई मूल मात्रकों के मिलने के बाद में बल का मात्रक बना है। बात समझ गए। तो इस तरह से ये जो होगा ये डेरिवेटिव्स यूनिट्स होगी, इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन सा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है, यानी जो मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनाए जाते हैं वो मात्रक डेरिवेटिव्स यूनिट कहलाते हैं। क्लियर। अब इसी का एक इसको बोलते हैं यसाई, इसको बोलते हैं यसाई यूनिट्स। इसको जो है यसाई यूनिट्स 1971 में चूंकि संवेदन हुआ था इसलिए इसका नाम डेरिवेटिव्स यूनिट रख दिया गया और यसाई पद्धति के अंदर इंटरनेशनलाइज कर दिया गया और सारे लोग इन चीजों को मानते हैं। ये जो मूल होते हैं, ये मूल, ठीक है, राशियां होती हैं, इनका मौसम, ठीक है, और ताप और दाब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी यूनिट्स मानी गई हैं कि मौसम के हिसाब से ऐसा नहीं कि परिवर्तित हो जाए, यहाँ पे कुछ और हो जाए। यहाँ पे आप कपड़ा नापे 1 मीटर हो, इंग्लैंड में नापे जाके तो पता लगे 1.25 मीटर हो या पता लगे आधा मीटर हो या 1-2 सेंटीमीटर कम हो जाए, ऐसा नहीं है। ये यूनिट्स के ऊपर जो ताप दाब और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कौन कौन सी यूनिट्स,
CGS पद्धति, ठीक, या PS पद्धति, ठीक है, और MPS पद्धति और या SI यूनिट्स, ठीक है। अब इन यूनिट्सों के जरिए से हम बीमा निकालते हैं किसी चीज की। अब कोई मात्रक आप निकाल सकते हो, जैसे आपका दाब का मात्रक हो जाए, जरा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं उस पे बीमा की तरफ, है ना। बीमा आप देख लीजिएगा, बीमा क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट कि हम दाब निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? दाब। तो दाब की जो दाब का मात्रक क्या चीज होता है, दाब का हमें मात्रक निकालना है। चलिए SI यूनिट के जो है वो मूल मात्रकों की सहायता से हमें निकालना है। तो क्या है? दाब। दाब है ना, दाब यानी प्रेशर। तो दाब क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ये पहले परिभाषा में पढ़ चुके, डिफिनेशन आप पढ़ चुके हो। तो आपका F अपान ये होता है F बटे A। अगर ऐसे ही हम ये दाब को हम P प्रेशर से लिखते हैं, तो P बराबर F अपान A ऐसे लिखते हैं। ये फोर्स हो गया, ये आपकी एरिया हो गई, ठीक है। अब हम करते क्या है कि फोर्स F बराबर ma होता है। क्या होता है? ma होता है, और ये A है, ये कैपिटल A है। इसमें जो है आप सबसे पहले कैपिटल A, स्मॉल a और जितने भी आइजेंस होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो आप अच्छी तरह से जान लें कि अगर A छोटा है, स्मॉल a है तो त्वरण के लिए होगा, कैपिटल A है तो एरिया के लिए होगा। अगर वो किसी के अंतर्गत उसके अंदर लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो इसका मतलब वो विद्युत धारा के लिए होगा। तो इनके आयतन अपने हिसाब में एक अपने आप में सफिशियंट है, उनको आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए की जगह पे कैपिटल ए, स्मॉल ए की जगह पर लिख दो, स्मॉल ए कैपिटल ए की जगह पर लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में? तो ये आपका मान है। यहाँ पे क्या होगा, इसका किलोग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। अब इसका तो आपने निकाला था अभी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। और ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका क्या हो गया? किलोग्राम प्रति मीटर, और इसके बाद में सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ये हो गया किलोग्राम 1 मीटर माइनस 1 और सेकेंड -2 धातु में, और ये मात्रक हमारा निकल के आ गया। बात समझ रहे हैं ना? ये मात्रक हमारा निकल के आ गया। इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक आप निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आपको मिलेगा कि ये न्यूटन है डायरेक्ट, और ये प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल कहते हैं। बात समझ रहे ना? तो इस तरह से हमें ये मालूम हो गया कि कौन कौन सी चीजें कैसे निकाली जाती हैं और उनके मात्रक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मात्रक एक प्रकार से किसी चीज की बिरादरी को डिनोट करते हैं। बात समझ रहे हैं? मात्रक किसी चीज की बिरादरी को डिनोट करते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक कौन सा होगा? मीटर नहीं होगा, मीटर ही होगा। द्रव्यमान का मात्रक कौन सा होगा? किलोग्राम होगा, ठीक है। तो ये आपका समय का मात्रक सेकंड होगा। अब इनके लिए अलग अलग चीजें रखी गई जो यूनिट्स निकाल के आपके पैमाने के रूप में रखी गई। जैसे लंबाई के बड़े बड़े मात्रक होते हैं, ठीक है। लंबाई के कौन कौन से मात्रक होते हैं? लंबाई के मात्रक में आपका बड़े मात्रकों में लिखते हैं, है ना। तो बड़े मात्रकों में जैसे 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 1 क्विंटल के बराबर होगा, 1 क्विंटल के बराबर होगा। और अगर 1 मीट्रिक टन लिखे, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? 10 क्विंटल के, 10 क्विंटल के। और 1 क्विंटल बराबर आप 100 किलो कह ही चुके हैं, तो कितना हुआ? 1000 किलोग्राम के, ठीक है। ये किलोग्राम से बड़े बड़े मात्रक हो गए, समझ गए। किलोग्राम से छोटे भी मात्रक है,
तो किलोग्राम से छोटे मात्रक जैसे हम निकालते हैं तो मान के चलिए क्या कहें मिलीग्राम है ना, तो मिलीग्राम जो है कितना हुआ, 1 किलो का 1000 हुआ, 1 किलो का 1000 हुआ, 1000वां भाग 1000वां भाग तो ग्राम हुआ बेटा क्या हुआ, ग्राम हुआ। अगर ग्राम को हम निकालेंगे तो 1000 ग्राम बराबर कितने होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो अगर 1 ग्राम के लिए हम लिखेंगे तो 1/1000 किलोग्राम होगा, और उसको हम अगर 10 की पावर में लिखेंगे तो 1/10 की पावर 3 केजी होगा, और अगर हम ऊपर लिख देंगे तो 10 की पावर -3 केजी लिख सकते हैं। यानी 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 केजी। क्लियर। अब दूसरी चीज हम लेते हैं कि अगर मिलीग्राम में लेते हैं तो मिलीग्राम में भाई आपका 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, और 1000 मिलीग्राम बराबर 1 किलोग्राम का होता है, सॉरी 1 ग्राम का होता है ना, किसके होता है, 1 ग्राम का होता है। अगर 1 ग्राम ठीक है, और 1 ही ग्राम में कितने मिलीग्राम है, 1000 है, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, 1000। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे मान रखें तो आपका 1000 ये हो गया और 1000 ये हो गया, ये कितने हैं, या मिलीग्राम में हुआ जाएगा, इसमें हुआ जाएगा मिलीग्राम हुआ जाएगा, ये किसके बराबर हो, 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम। बात समझ गए कि जब आपका 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, और इसका जो 1000 जो है मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम के, तो इस तरह से आपका कितना 10 की पावर 6 मिलीग्राम, ठीक है, बराबर कितने के हुआ, 1 किलो। ठीक, इस तरह से ये छोटी यूनिट। इसके अलावा आपकी और भी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी चले जाते हैं, देख लेते हैं। तो ये सारी यूनिट से जो है आपको उसमें पैमाने के हिसाब से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम लंबाई की कुछ मात्रक ले लेते हैं, समझ गए। अब लंबाई के मात्रक ले लेते हैं। चलिए लंबाई का मात्रक, तो लंबाई के बड़े मात्रकों में आपका किलोमीटर लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, किलोमीटर। तो लंबाई के बड़े मात्रकों में किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर किसके होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, ठीक है। और इसके अलावा आपकी कितना, अगर 1 मील ले ले, 1 मील तो सुने हो ना, पुराने समय में लोग मील कहते थे, अभी भी कहते हैं। 1 मील बराबर किसके होता है, 1604 मीटर के, किसके होता है, 1604 मीटर के होता है। बात समझ रहे हैं। इसके छोटे मात्रकों में चले जाइए, फिर वही ग्राम, ठीक है, आप उसके ग्राम के लिए आपका सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है ना। फिर सारे मात्रकों ऐसे ही दिए जाते हैं। बात समझ रहे। अब चलिए हम लंबाई के मात्रकों में एक आती है, अब एक छोटी सी यूनिट्स आती है आपका एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ठीक, नैनोमीटर, इसी में नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सारी क्या चीजें हैं, ये बहुत छोटी, फर्मी, एक्सरे, और बड़ी में जैसे किलोमीटर है, प्रकाश वर्ष, दिन है ना। तो दिन को जैसे निकालते हैं तो वो आपको किसमें आ जाता है, वो समय में आ जाता है, क्योंकि दिन जो होता है वो घंटे से बना होता है। बात समझ रहे ना, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो वो आपके मीटर। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है यार, लंबाई का मात्रक है, ठीक है। जैसे यहां से सूर्य के बीच की दूरी होती है, तो लंबाई 1, सबसे तेज चाल किसकी होती है, प्रकाश की चाल होती है। यानी चाहे जिससे भी हम तुलना करेंगे, आज के समय में हम प्रकाश से ही तुलना करते हैं। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर, इतनी होती है। ये सी की होती है, वेलोसिटी होती है सी की, यानी प्रकाश की चाल। क्लियर। तो जितने भी होते हैं इसी से कंपैरिजन करते हैं, और इसी से कम ही कम
सबकी चालें हैं। बात समझ रहे? जो हमें आपके मैकेनिक्स में या फिर आपके ऑप्टिक्स में, प्रकाशीय ऊर्जा में जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो इसी से कंपैरिजन करते हुए आपको आगे की तरफ पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हम आपको बता रहे थे कि छोटे मात्रकों में कौन होता है? छोटे मात्रकों में जैसे हम एंगस्ट्रॉम, कौन सा? एंगस्ट्रॉम। तो ये होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, है ना? बराबर कितना होता है? 1 मीटर के। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना? तो कौन सा मान मीटर का है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इतना छोटा सा। अब इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम के उस तरह से लिखेंगे तो ये क्या होगा? 10 की पावर माइनस 6 मीटर 10 सॉरी कितना? 10 मीटर। ठीक, इतना मीटर हो गया। अब माइक्रोन हम लेंगे, माइक्रोन निकालेंगे तो 10 की पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन का निशान इस तरह होता है। तो माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 मीटर के। ठीक है, अब इस तरह से हमें 1 माइक्रोन चाहिए। तो 1 माइक्रोन मीटर का कौन सा भाग है? 1 के आगे 6 जीरो हो गया ना? समझ में आ रही पूरी बात? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 कितना हुआ? हाँ, इतना भाग हो गया। तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर, ये कौन सा हुआ? 1 माइक्रोन हो गया ना? अब यहीं से सवाल तुम्हारे लिए पूछ लिया जाता है कि एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन में संबंध बताइए। क्या पूछते हैं? संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन माइक्रोन एंड एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो आप ये देखते हैं 1 माइक्रोन बराबर इतना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना। तो हमें तो ये निकालना है ना कि 1 मीटर बराबर कितना और 1 मीटर बराबर कितना। जब 1 मीटर बराबर इतने क्या है तो 1 मीटर बराबर इतने क्या, तो ये इसके बराबर हो। क्लियर ना? मतलब 1 मीटर जो है वो इसके बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम और 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 एंगस्ट्रॉम माइक्रोन। तो इसमें से क्या संबंध हुआ कि 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोन। क्लियर? अब 1 माइक्रोन अगर हम निकालना चाहते हैं तो 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम बटे 10 की पावर 6 हो गया ना? ये बटे में आ गया, इसको सामने लिख लेते हैं। ठीक है, तो अरे उस तरह लिखना चाहते तो लिख दो 10 की पावर 6 माइक्रोन बराबर 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 बराबर किसके होगा? 10 की पावर 10 बटे 10 की पावर 6 हो गया ना? तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा और उसमें 10 की पावर 10 में से 6 घट जाएगा। इस तरह 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम होगा। यानी 1 माइक्रोन बराबर किसके होगा? 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब चलिए नैनो में हम देखते हैं नैनो में क्या आता है। ठीक है, नैनो में क्या होता है? तो नैनो में 10 की पावर 9 होता है। नैनो में 10 की पावर 9 नैनोमीटर बराबर किसका? 1 मीटर होता है। ठीक, पिकोमीटर कितना पिकोमीटर होता है? पिकोमीटर बराबर किसके? 1 मीटर के। क्लियर? तो ये छोटे मात्रकों में, ठीक, बड़े मात्रकों में आपको बता देते, छोटे मात्रकों में। और सेकंड में आ गए, सेकंड में आए सेम आए बिल्कुल ऐसे। सेकंड में क्या है? तो सेकंड में क्या होगा? सेकंड जो होगा वो समय का मात्रक होता है। समय का मात्रक सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ का समय कहाँ लिया जाता है? यहाँ का समय कहाँ लिया जाता है? यहाँ का समय कहाँ लिया जाता है? लिया जाता है प्रयागराज में, वहां से लिया जाता है। आगे आप नई बुकों में आ गया है मिर्जापुर, नाम का नाम मिर्जापुर रखा गया। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो उस तरह से चलिए देखते हैं कि नैनो इसमें सेकंड में है ना? तो क्या होता है कि 60 सेकंड समय का मात्रक है ना? समय का मात्रक क्या है?
सेकेंड। चलिए सेकेंड हो गया। ठीक, घड़ी में आप देखते हैं सबसे बड़ी वाली सुई जो हर वक्त चलती रहती है, सेकेंड है। ठीक, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड बराबर कितना हुआ? 1 मिनट। और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक, और 24 घंटा बराबर 1 दिन। क्लियर? एक वर्ष निकालते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, लेकिन आपकी किताबों में 365 दिन के ऊपर कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि 1/4 दिन वो है, ये 27 दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लेता है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। ठीक, तो जो 27 दिन में 30 दिन होता है, ये तीसरा हिस्सा जो हर चौथे साल लीप वर्ष के रूप में मनाया जाता है, उस दिन 29 साल की फरवरी होती है। बात समझ रहे हैं? तो 365 दिन तुम्हारे में दिया गया है, तो 365 दिन हो गया। हालांकि आप देख सकते हो 365 सही 1/4 दिन, 1/4 दिन मतलब आपका एक दिन का कौन सा 1/4 भाग, और 24 घंटे का 1/4 भाग कितना होगा? 6 घंटे। 6 चौक 24, तो 6 घंटे 365 में 6 घंटे और हमें ऐड करना है। बात समझ रहे? तो 365 दिन ये हो गए। क्लियर? तो ये 365। अब ये तो हो गए बड़े मात्रक। एक सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अभी हम बात कर रहे थे कौन सी चीज का? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष, अब हमने कहा ना प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा मात्रक दूरी का होता है, यानी एक जो है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 301 दिन में 24 घंटे होते हैं। क्लियर? ठीक, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और प्रकाश की चाल भी तो होती है। अब प्रकाश की चाल भी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर? तो ये अब देखो यहीं पे आपको समझने की जरूरत है। ये सारा का सारा सिस्टम आपका सेकंड में बदल गया कि नहीं? यहां से यहां तक सेकंड में है कि नहीं? बदल गया। तो ये हो गया सेकंड के लिए, सेकंड हो गया, ये हो गया सेकंड, क्योंकि हमने क्या 365 दिन को हमने सेकंड में बदल दिया। और ये हमारा क्या हुआ? तो चाल ही, तो चाल को हम किसमें लिखते हैं? मीटर पर सेकंड में। किसमें लिखते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? अब बात ये मीटर में पूरी आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? पूरी करेक्ट मीटर में आ जाएगी। और मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है। बात समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी दूरी का मात्रक हो गया ये। क्लियर? ठीक है, तो प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। क्लियर? यहाँ क्लियर हुआ, इससे पहले क्लियर नहीं हुआ था, यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसका आप गुणा करके निकाल के आप लाएंगे। क्लियर? ठीक, अब इससे आप छोटे मान होते हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पहले आपको मीटर में चेंज करके बता चुके हैं, बिल्कुल वैसे जैसे 10 की पावर 12 हो गया, ठीक है, पिको सेकेंड। क्या है? पिको सेकेंड। ये बराबर किसका होगा? 1 सेकेंड हो गया ना? बिल्कुल उसी तरह से 10 की पावर 6 माइक्रो सेकेंड। क्या होगा? माइक्रो सेकेंड। ये किसके बराबर होगा? 1 सेकेंड के। तो इस तरह से हमको लगता है ये आपका तीनों पद्धतियां बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आते हैं हम बीमा के ऊपर। अब किस पे आते हैं? बीमा के ऊपर आते हैं। तो बीमा क्या चीज होती है? अभी हम बता रहे थे मूल मात्रक जो होते हैं, ये मूल मात्रक भौतिक विज्ञान के तहत में वो भौतिक राशियां जिनके जो है मूल मात्रक होते हैं, उनको नापने के लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। और मूल मात्रकों में वो स्वतंत्र मात्रक होते हैं, और उन स्वतंत्र मात्रकों के जरिए पे जो मात्रक हमें बनाए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। 3 प्रणालियां हमने पढ़ी, सीजीएस प्रणाली पढ़ी, एफटीएस प्रणाली देखी,
और इसके बाद में एम की एस करिए, और इसके बाद में आपकी डेरिवेटिव्स यूनिट्स बात हो गई। ठीक, अब इन डेरिवेटिव्स यूनिट की जब हम बात करते हैं इसकी व्युत्पन्न मात्रक की, व्युत्पन्न मात्रक की, तो जब व्युत्पन्न मात्रक की हम बात करते हैं तो वो मूल मात्रकों की सहायता से बनाते हैं। इसके सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। और जब मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो स्वतंत्र मात्रक होंगे। अब वो स्वतंत्र मात्रक होते हैं तो उनके ऊपर जो होते हैं वो आपके क्या होती, घातें लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? घातें लगाई जाती है। अब यहीं से परिभाषा निकल के आ जाती है कि जब मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। और यही हमने अभी इससे पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम किस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड, एम्पियर, फेरेड, केल्विन और मोल, रेडियन, स्टेरेडियन, ये सारी चीजें ये अपने सप्लीमेंट्री में आते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले। ठीक, अभी बल का मात्रक हमने निकाला था, तो बल का मात्रक क्या था? किलोग्राम, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक था? बल का मात्रक था। किस पद्धति में? यम के यस पद्धति में। क्लियर? अब जब यम के यस पद्धति में हो गया तो इसमें क्या है? इसका नाम है यम हो गया। ठीक, ये किलोग्राम हो गया। अगर उस तरह हम लिखे, सॉरी इस तरह से लिखे किलोग्राम, ठीक, ये हो गया मीटर, और इसके बाद में सेकेंड की घात ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो गई। अब इनको हम लिखने के लिए करते क्या है कि इनका उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में लिखते हैं तो इसको यल बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, किलोग्राम को यम से लिखते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा कि मीटर को यहां से, ये आपके मूल मात्रकों में शामिल किए गए थे, ये मात्रक है। यहां पर बीमा की बात होगी, बीमा का प्रदर्शन है यहां से। ठीक, तो वो यल, यम, टी, ए, सी, डी और के, तो ये जो आपका लंबाई का मात्रक कौन सा? बड़े ब्रैकेट में रखा गया। द्रव्यमान का मात्रक एम, सेकंड का मात्रक टी। ठीक है, मात्रक तो सेकंड है, तो सेकंड को हम डिनोट कैसे करते हैं? टी से। तो इसको हम यहां से लिखेंगे यार, तो ये लिखेंगे एम हो गया, एल हो गया, टी माइनस 2 हो गया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इस तरह से हमारी बीमा होगी। बात समझ रहे? ये बीमा, बीमा का काम क्या होता है? बीमा का काम ये है कि किसी एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे 2 मीटर है तो 2 मीटर को हमें मान लीजिए किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो कितने किलोमीटर होंगे, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, या न्यूटन को हम जैसे बदलना चाहते हैं डाइन में, तो हम कैसे बदल सकते हैं? ठीक है, तो उसको बदलने के लिए इसकी जो इसका अनुप्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमें निकालना है, चलिए ये कुछ बीमाएं निकाल लेते हैं, इसके बाद में शुरू करते हैं, फिर एक कन्वर्जन शुरू कर देते हैं, एक का दूसरे में कन्वर्ट करना है ना। चलो, ज्यादा तो नहीं हुआ, बीमा पड़ा। हाँ, तो बीमा देख लो। ठीक है, बीमा देखो, चलिए ये सरणी आप पूरी तौर तरीके से लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे फिर से पूछिएगा। समझ गए? हम लेते हैं क्या है? कार्य। क्या लेते हैं? कार्य। ठीक, वर्क। चलिए कार्य बोलते हैं। अब कार्य को परिभाषा, सबसे पहले कार्य की परिभाषा तो बता दें। जब किसी वस्तु में बल लगा के उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम कार्य का कर्म कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये बल गुणे विस्थापन होगा, बल गुणे विस्थापन। क्लियर? ये बल हो गया F और विस्थापन हमने D से लिख दिया, F इंटू D हो गया। W कार्य, वर्क। F को हम
मात्रक लिखना चाहते हैं तो मात्रक लिखेंगे तो क्या होगा, इसका एम में पहले लिखें इंटू डी हो जाएगा, तो एम कितना हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, और इसका मीटर हो गया। क्लियर? इस तरह से आप ये लेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की घात 2 और सेकेंड की घात, और इसी को विमा में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा वो घातें होती हैं मूल मात्रकों की, ठीक है, उन घातों के रूप में लिख देते हैं। चलिए उसमें ये क्या होगा, एम हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी माइनस बड़े विमा हो, ठीक है। तो इस तरह से मूल मात्रकों पे घाते चढ़ा के बड़े ब्रैकेट में उसी के हिसाब में लिख देते हैं और वो हमारी विमा हो गया, ठीक है। अब जैसे प्रत्यास्थता गुणांक के ले लेते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा y, ये प्रत्यास्थता गुणांक। mg, m का मतलब किलोग्राम हो गया, ठीक है, g का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये हो गया मीटर, पाई आर स्क्वायर ये क्या चीज है, क्षेत्रफल है, क्या चीज है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, पाई का मतलब मान होता है, आर स्क्वायर का मतलब मीटर अगर होता है लंबाई तो मात्रक, तो लंबाई गुणा लंबाई यानी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर होगा, इंटू मीटर तो हो ही, क्या होगा, मीटर हो गया ना। अब देखिए एक मीटर से कटा, ठीक है, 1 मीटर इससे कटिए, आपको कितना बचा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। अब ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर की घात -1 सेकेंड की घात -2। क्लियर? अब इसको हम उसमें लेते हैं विमा, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की अगर हम विमा लें तो क्या होती है, m l -1 t -2। तो हम देखते हैं कि ये देखिए ये प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकलती है। क्लियर? अब चलिए हम कहते क्या है कि एक विमा को हमने कहा, विमा का कारण जो अनुप्रयोग है उसमें एक अनुप्रयोग किया जाता है कि विमा जो होती है वो उसका काम एक से दूसरे में कन्वर्सन करना होता है, दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, जैसे एक न्यूटन को कन्वर्ट करता है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे Q एक भौतिक राशि, Q एक भौतिक राशि, लंबाई की भी हो सकती है, द्रव्यमान की भी हो सकती है, ठीक है, ये भौतिक राशियां हैं, वो Q है, ठीक। उसकी आंतरिक मान ये है पहले का, और उसका आपका मात्रक U1, दूसरा उसकी आपकी N2 है और उसका मात्रक U2। भौतिक राशि एक ही है, जैसे लंबाई है तो भौतिक राशि लंबाई ही है, लेकिन यहां पता लगता है कि हमें आंतरिक मान और ये मात्रक एक दिया गया है और उसी को या तो बड़े मात्रक में बदलना है या छोटे मात्रकों में हमें बदलना है। तो ये विमा की विधि से कैसे बदला जाएगा, तो जैसे न्यूटन है, न्यूटन को बदलना है तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है कि जैसे आपका द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान क्या है, m, इसमें लिखा जाता है m भी लिखा जाता है, ठीक है, m भी लिखा जाएगा, तो इसको हम m लिखेंगे। क्लियर? लंबाई का मात्रक अगर लिया जाए तो मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर होगा, तो मीटर किस में होता है, एल में होता है, होगा। सेकंड लिया जाएगा समय का मात्रक, तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा,
सेकंड किसमें है? टी में हो जाएगा। अब ये एक मात्रक, मान लीजिए यू है, यू ऐसे एक पद जो मात्रक है वो आपका तीनों पद्धतियों में मिलता है, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। एक बात ये समझिए आप, तीन से ज्यादा विमाओं में अगर कोई चीज है दूसरे में कन्वर्ट हम करना चाहते तो नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? अधिकतम 3, ठीक है। तो ये आपका n1 हो गया और ये हम कहते हैं कितना m, ठीक, घात a के ऊपर डिपेंड करता है और l की घात b के ऊपर और t की घात c के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हमारा a111 हो गया हमारा, क्लियर। अब इसी तरह से n2 के लिए हम लिख देते हैं, ये n2 हो गया और यहाँ पे m2 हो गया घात a, n2 की घात b और t2 की घात c के ऊपर डिपेंड हो गया, क्लियर। तो हम इस तरह साफ साफ इधर लिख देते हैं n1 m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c बराबर n2 की घात a, n2 की घात b और t2 की घात c। अगर यहां पर एक हमें दिया हुआ है कोई चीज और दूसरे में बदलना है तो हमें दूसरे में बदलने के लिए उसका आंकिक मान निकालना पड़ेगा। तो n2 हमें मान करना है, n2 मालूम करना है। तो n2 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा n1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा m1 बटे m2 की घात a। देखो ये बटे में सारा पहुंचेगा, m1 की घात ये है, m2 की घात ये है, तो m1 बटे m2 की घात ये हो जाएगा। फिर दूसरी घात ये हो जाएगा l1 बटे l2 की घात b हो जाएगा और यहाँ पर t1 बटे t2 की घात c हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अभी हमने कुछ सवाल पूछा, हमने कहा था 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, 1 न्यूटन को किसमें बदलना है, कितने डाइन होंगे इसमें हमें बदलना है। तो डाइन जो होता है वो आपका किसमें सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेकंड में होता है, ग्राम सेंटीमीटर समय। ये सीजीएस पद्धति है, कौन सी पद्धति? और ये क्या है? एसआई पद्धति है जिसको हम एमकेएस में बदलेंगे, एसआई पद्धति से एमकेएस में बदलेंगे। ये एसआई पद्धति में तो है। न्यूटन का क्या, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना नाम लिख दिया कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था उसको उन्होंने न्यूटन बता दिया। यानी 1 न्यूटन को अगर हम कहें 1 न्यूटन बराबर क्या है, तो 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर, इसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं, समझ गए। तो ये एमकेएस पद्धति और ये एसआई पद्धति में हो गया क्या है। और एसआई पद्धति इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि व्युत्पन्न मात्रकों से उत्पन्न एक मात्रक। क्लियर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया और ये इसमें आपका ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है, कितना होगा। यही सवाल है, न्यूटन को डाइन में बदलिए, ठीक है। अब हम बदलेंगे, चलिए। तो सबसे पहले करते हैं क्या है, क्या हमें मालूम है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मान बढ़ते हैं, m1 की जगह पे, l1 की जगह पे, t1 की जगह पे। क्लियर, तो n2 हो गया, n2 बराबर n1। चलो ये कितना है, किलोग्राम। क्या किलोग्राम है, 1। कितना है, किलोग्राम, ठीक, तो किलोग्राम हो गया। और इसकी घात कितनी है, 1 है तो है, देखो तो 1 हो गई, ठीक। अब ग्राम में नीचे हमें ग्राम में बदलना, ठीक। ये है, ये किसमें है, मीटर में है, किसमें ये हो गया सेकंड में, सेंटीमीटर में ना, सॉरी सेकंड नहीं, सेंटीमीटर में हो गया। इसकी घात 1 है ना, देखो, ठीक। अब ये हमारा हो गया था किसमें, सेकंड में। तो सेकंड आप देख रहे हो कि सेकंड और सेकंड दोनों बराबर है, बराबर है ना। तो ये घात में -2 होगा, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हम छोड़ देंगे अपने आप में, समझे।
और यहाँ पे हम करते क्या है कि इस जगह पे जन्मन 1 गुणे लिख देते हैं, 1 गुणे, बाकी सब मान भर दिया ना। अब 1 किलोग्राम कितने ग्राम का किलोग्राम होगा? 1000 होगा ना, 1000 ग्राम लिख देते हैं और बटे में ग्राम में है, ये हो गया ना, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक, घात 1 में। ये कितना है? 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर हो गया, बटे सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। अब इसको तो बंद कर देते हैं और यहाँ पे तो ये कैंसिल ही मान लो, तो यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से आपका हो गया 1000 और गुणे में आपका हो गया कितना? 100। तो इस तरह से 10 की घात कितनी आ गया? 5। कितना हो गया? 10 की घात 5। अब जब न्यूटन को, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया? 10 की पावर 5 डाइन। कितना हो गया? 10 की पावर। इस तरह से हम एक का कन्वर्जन दूसरे में कर सकते हैं, क्लियर। अब चलिए इसके जो क्वांटिटी होगी, पहले तो क्वांटिटी है एक बीमा का जो होता है दूसरी में बीमा में बदलने के लिए होता है। दूसरा होता है कि बीमाओं का उपयोग, दूसरे में है कि बीमाओं का उपयोग। 1 सेकेंड, पहले तो हम बता चुके ना, किसी भी फार्मूले को क्या वो सही है उसको हम देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसी कोई बीमा, जो बीमा के द्वारा कोई चीज सही है, समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, कितना? 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टी क्या है? आवर्तकाल, एल क्या है? लंबाई, जी क्या है? वृत्ताकार। 2 पाई जी तो कोई बीमा है, कांस्टेंट है। तो देखते हैं क्या ये फार्मूला सही है। हालांकि फार्मूला इस बात का द्योतक नहीं होता कि 100% वो सही ही हो। क्यों? क्योंकि इन चीजों को प्रायोगिक विधि के द्वारा लाया जाता है, इसमें कांस्टेंट का मान हम उसमें नहीं निकाल सकते बीमाओं के द्वारा। ये बीमा में कमियां हैं जो साथ साथ में बताते जा रहे हैं। बीमा में जैसे आपका ये आपका आ गया 2 पाई, तो 2 पाई नहीं आएगा। अब चलिए तो यहाँ आवर्तकाल ले लेते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की बीमा क्या होती है? सेकंड। आवर्तकाल किसमें नापा जाता है? सेकंड में। तो ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड को टी लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं? टी। बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, टी आ गया। एल क्या है? लंबाई है। चलिए ये तो एलएचएस में आपका हो गया, एलएचएस में बीमा हमने लिख दी। अब आरएचएस में हम ले रहे हैं, अंडर रूट करा दे रहे हैं, और ये क्या है? लंबाई एल हो गई और ये हो गया एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जी का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से एल टी माइनस 2 होगा, क्लियर। तो एल टी माइनस 2। अब एल से एल कैंसिल हो गया, टी ऊपर चला जाएगा, तो उस तरह से आपका अंडर रूट में टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का टी आएगा कि नहीं आएगा? जो एलएचएस की बीमा एलएचएस से टेली कर रही है, इसलिए ये फार्मूला एग्जैक्ट सही है। तो किसी की सत्यता को जांच करने के लिए बीमाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक। जैसे आप एक समीकरण ले लीजिए तो और क्लियर हो जाए। एक समीकरण क्या लेते हैं? न्यूटन का गति विषयक प्रथम समीकरण। तो v बराबर u प्लस एटी, u प्लस। क्या यह समीकरण सही है? तो ये समीकरण केवल बीमाओं के जरिए से देखा जाता है कि यह सही है कि नहीं, सत्यता की जांच करता है। तो ये भी अंतिम वेग है, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया, ये प्रारंभिक वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, इसलिए ये भी तो होगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं और इधर देखते हैं ए की बीमा कितनी होती है? एल टी माइनस 2, और यहाँ पे हो जाती है किसकी? टी, टी की घात होगी ना, तो टी इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, क्लियर। तो आप देखिए ये बीमा और ये बीमा, तीनों बीमाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये फार्मूला सही है। इस तरह किसी भी फार्मूले को हम निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा और अंतिम, उसमें ऐसा होता है किसी की भी बीमाओं के लिए
भौतिक राशियां जो होती हैं वो दी जाती है। और भौतिक राशियां किस पे डिपेंड होती हैं, किस पे, मतलब वो भौतिक राशि किस किस पर डिपेंड है, तो वो उन चीजों को जो है फार्मूला निकालने को व्यक्त करती है, वो फार्मूला निकाल देती है। ठीक है, जैसे हमारा कोई भौतिक राशि जो होती है वो आर है। कहां कहते हैं कोई भौतिक राशि क्या है, आर है। चलिए, कोई भौतिक राशि क्या है, आर कोई भौतिक राशि, और वो भौतिक राशि उसके द्रव्यमान की एक घात पर, मान लीजिए उसके द्रव्यमान की एक घात पर, ठीक है, उसकी लंबाई के b घात पर और उसके टाइम के c घात पर निर्भर करती है। तो हम इसकी जो है, इसका जो फार्मूला है वो निकाल पाएंगे। वो भौतिक राशि जो है उसका हम फार्मूला निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उसका हम फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उनकी घात की a घात पर, b घात पर, c घात पर अगर डिपेंड करती है, तो उसमें हम करते क्या है कि इसकी भौतिक राशि की विमाएं लिखते हैं। इसकी भौतिक राशि की विमाएं हम लिख देते हैं। सपोज ये विमा हमने लिख दी, और लिखने के बाद में इधर वाले एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, इसके बराबर में एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल है। और इसकी घात m की घात a हो जाएगा, l की घात आपकी b हो जाएगा, और t की घात c हो जाएगा। और इधर से हम तुलनात्मक करते हैं। तुलनात्मक करने के बाद abc का जो मान निकाल लेते हैं, और abc का मान निकालने के बाद में हम जब पुट कर देते हैं, उस पर रख देते हैं, तो हमारे लिए क्या निकल आता है, वो फार्मूला निकल आता है। इस तरह से बीमा का प्रयोग 3 विधियों के द्वारा किया जाता है, 3 चीजों में किया जाता है। एक तो समीकरण को जानने के लिए कि सही है कि गलत है। दूसरा, कन्वर्जन करने के लिए, छोटी बीमाओं को बड़ी में, बड़ी को छोटी में, ठीक है, उनका आंतरिक मान निकालने के लिए किया जाता है। और तीसरा, किसी भी भौतिक राशि का, ठीक है, किसी भौतिक राशि का निर्धारण करने के लिए कोई बीमाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आगे अब अगले दिन न्यूमेरिकल इसके ऊपर लगेंगे। ठीक है।